हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम जो 1000 प्लस एमसीक्यू का सीरीज चला रहे हैं। आज टॉपिक नंबर 5 और टॉपिक का जो नाम है डीसी परिपथ एवं संबंधित नियम से सारे एमसीक्यू होंगे। तो आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी प्रकार के यह एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है और उम्मीद करता हूं कि आपको यह टॉपिक वाइज जब देख लीजिएगा तो कई सारे आपको डाउट क्लियर होंगे। तो इससे पहले हम 4 वीडियो दे चुके हैं, उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और सारे क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाती है। तो आइए सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बीच में महत्वपूर्ण पॉइंट होगी उसको मैं बताते चलूँगा ताकि आपकी कई सारे डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से किस परिपथ में विद्युत धारा का मान समान रखती है या होती है, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है ऑप्शन खुला परिपथ में, दूसरा ऑप्शन है लघु परिपथ में, तीसरा ऑप्शन है समानांतर परिपथ में और चौथा ऑप्शन है श्रेणी परिपथ में, ठीक है। तो वैसे सर्किट का नाम बताना है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का मान जो है इक्वल होती है। तो जब ये 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पहला का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। श्रेणी परिपथ में विद्युत धारा का मान समान होती है, जबकि समानांतर परिपथ में मान भिन्न भिन्न होता है। ये भी पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा खुला परिपथ किसे कहेंगे? जिस परिपथ में धारा परिवाहित नहीं होती है या नहीं हो रही हो उसे हम खुला परिपथ कहेंगे। और बंद परिपथ किसे कहेंगे? जिस परिपथ में धारा प्रवाहित होती है उसे हम क्लोज सर्किट कहेंगे। तो ये सारे पॉइंट है जो आप लोग ध्यान रखिएगा और पहला का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 ओम के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में, ओम के नियम के कथन के अनुसार परिपथ में धारा किसके सीधा समानुपाती होती है। तो अगर आपको पता होगा कि ओम के नियम क्या है तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इसका राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा। हालांकि यही ऑप्शन को हम देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है प्रतिरोध, दूसरा ऑप्शन है वोल्टेज, तीसरा ऑप्शन है तापमान और चौथा ऑप्शन है विशिष्ट प्रतिरोध। तो हम जानते हैं कि ओम के नियम के अनुसार जो सूत्र आती है, व्यंजक आती है V समानुपाती IR, यही होता है ना। यहाँ पर भी वोल्टेज है, I धारा है और R रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किसके सीधा समानुपाती होती है। समानुपाती किसका है? तो वोल्टेज का। तो वोल्टेज कौन सा ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। इसलिए दूसरा का राइट ऑप्शन हम यहाँ पर बी के साथ चूज करेंगे। इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद आसान क्वेश्चन है और बेहद महत्वपूर्ण, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन 3 भी ओम के नियम से ही रिलेटेड है। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में ओम का नियम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ओम का नियम हम किस में प्रयोग करते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है रेक्टिफायर रिक्ति के लिए, दूसरा ऑप्शन है गैस डिस्चार्ज के लिए, तीसरा ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब के लिए और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि ओम का जो नियम होता है AC और DC दोनों पर लागू होता है और यह केवल चालक पर लागू होती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है तीसरा का हम बी के साथ चूज करेंगे, गैस डिस्चार्ज लैंप के लिए। यहाँ सॉरी लैड हो गया है, यहाँ पर लैंप होगा ना, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। गैस डिस्चार्ज लैंप के लिए यह लागू होती है ओम के नियम। इसके अलावा डायोड पर, ट्रांजिस्टर पर, यह सब पर भी ओम का नियम लागू होती है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा का राइट ऑप्शन जो है हम बी के साथ चूज किए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया किरचॉफ का नियम है, यानी कि किरचॉफ का कौन सा नियम है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है विद्युत धारा का नियम, दूसरा ऑप्शन है वोल्टेज का नियम, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों नियम और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि किरचॉफ का 2 नियम है, एक विद्युत धारा का नियम और एक वोल्टेज का नियम होती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज करेंगे। इसे आप ध्यान में रखिएगा और ये दोनों नियम के बारे में भी आप जान जाइएगा, ठीक है। बेहद महत्वपूर्ण है। विद्युत धारा का जो नियम होती है, इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का
बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट वोल्टेज का नियम क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं 5, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है किरचॉफ के प्रथम नियम से संबंधित है। अगर आप उसका डेफिनेशन समझ गए होंगे तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। अभी हम आपको ऊपर में बताए थे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए परिपथ में I5 धारा का मान क्या होगा, यानी इस धारा का मान क्या होगा आपसे पूछा गया है। तभी हम आपको ऊपर में बताए थे कि किसी संधि पर नोड पर मिलने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी कि आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो पहले हम इनकमिंग देखेंगे, तब पता चल जाएगा कि आउटगोइंग कितना होगी। ठीक है, तो इनकमिंग यहाँ 3 तरफ से हो रहा है, 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है और 10 एम्पियर है। ठीक है, तो 3 2 5 और 10 15 एम्पियर हमें इनकमिंग हो रहा है और आउटगोइंग यहाँ ओनली 4 एम्पियर दिखाएगा। तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि 11 एम्पियर हो जाएगा जो कि आउटगोइंग होगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी के साथ चूज़ करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 5वां का राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज़ किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बेहद आसान क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपको किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको यह रामबाण साबित होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कौन सा नियम बताता है कि किसी जोड़ पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अभी हम आपको ऊपर में ही बताए थे कि किरचॉफ का प्रथम नियम बोलता है कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होती है, इसे विद्युत धारा का नियम भी कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम छठा का बी के साथ चूज करेंगे। ओम के नियम भी ऑलरेडी बता दिए हैं और ये किरचॉफ का नियम द्वितीय जो होती है वोल्टेज का नियम कहा जाता है, कूलॉम का नियम हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये छठा का राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रतिरोधक का प्रयोग हम रेजिस्टेंस का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर धारा के प्रवाह को रोकने के लिए, दूसरा ऑप्शन है धारा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है धारा के प्रवाह को घटाने के लिए और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 7वां का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने के लिए हम रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधक का प्रयोग करते हैं। राइट ऑप्शन ए के साथ चूज करेंगे। कई लोग कंफ्यूज होकर के सी ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए के साथ होगा, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं 8, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है परिवर्ती प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक का संकेत क्या होता है, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस होता है ऐसे ऐसे आकर के ऐसे, और इसमें एक तिर्यक क्रॉस होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये भी सिंबल होता है, लेकिन इसमें बस रेक्टेंगल टाइप में होता है। ठीक है, उसके बाद इसको क्रॉस होता है। तो यहाँ पर 2 चित्र दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 8वां का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा। वेरिएबल रजिस्टर का जो सिंबल होता है ये दोनों होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। 8वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा आपको बताना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कॉपर चालक की प्रतिरोधकता का मान कितना होता है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका राइट ऑप्शन रहता है तो हम ज़रूर रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है ओम मीटर, तीसरा ऑप्शन है माइक्रो ओम प्रति सेमी क्यूब और चौथा ऑप्शन है मिली ओम प्रति सेमी क्यूब। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 10वां का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो मीटर होती है। ठीक है, अब यह कैसे आता है थोड़ी सी आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, एक फार्मूला होता है R =
रो इंटू एल बटा ए। यही रो को हम विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं या प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो रो इक्वल टू जब हम लिखेंगे तो फार्मूला हो जाएगा रो बराबर आर इंटू ए बटा ए। अब हम सबका यूनिट लिख देंगे। यहाँ पर प्रतिरोध का यूनिट होता है ओम, तो यहाँ ओम कर देंगे। इंटू है तो यहाँ पर इंटू में कर देंगे ए। एरिया यानी कि एरिया का जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर होती है, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर यानी कि एम के स्क्वायर कर देंगे। एल यानी कि लंबाई, लंबाई का यूनिट होती है मीटर, तो मीटर लिख देंगे। इस मीटर से इस मीटर को एगो कैंसिल कर देंगे तो 1 मीटर बचेगा। तो यहाँ पर जो इकाई बचा ओम और ए मीटर, ओम मीटर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आप अच्छी तरीक़ा से इसे समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है ऋणात्मक तापमान गुणांक का उदाहरण है, यानी कि एनटीसी का आपको उदाहरण पूछा गया है। तो पहले हम बता देते हैं कि आखिर तापमान गुणांक होती क्या है, उसके बाद हम एनटीसी के बारे में जानेंगे। ताप गुणांक जो होती है किसी चालक का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि करने में प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन होती है। यह 2 प्रकार से होती है, एक होती है पीटीसी और एक होती है एनटीसी। पीटीसी का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और एनटीसी का मतलब होता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। वही आपसे पूछा गया है कि निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का कौन सा उदाहरण है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो ये राइट ऑप्शन इसका जो है डी के साथ चला जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन माई का हो जाएगा। एनटीसी में जो होता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे टी का मान तो आर का मान जो है वो घटता है, जबकि पीटीसी अगर आपसे पूछता है तो पीटीसी में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहाँ पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। यही ध्यान रखना है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हम 11 का डी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है धात्विक प्रतिरोधक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर, यानी कि अगर तापमान हम बढ़ाते हैं, अभी आपको हम ऊपर में बताया जो पीटीसी होता है उसमें अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का भी मान बढ़ता है। अभी हम आपको ऊपर में ही बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है घटता है, दूसरा ऑप्शन है नियत रहता है, तीसरा ऑप्शन है बढ़ता है, चौथा ऑप्शन है परिवर्तित होता है। तो पीटीसी में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, जबकि एनटीसी में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान घटता है। तो राइट ऑप्शन आप समझ गए होंगे, इसका जो है 12 का सी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है वायर वाउंड रजिस्टर बनाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु है, यानी कि वायर वाउंड जब रजिस्टर बनाते हैं उस समय हम किस प्रकार के मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है यूरेका, दूसरा ऑप्शन है नाइक्रोम, तीसरा ऑप्शन है कॉस्टेनन और चौथा ऑप्शन है ब्रॉन्ज। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो वायर वाउंड रजिस्टर बनाने के लिए हम यूरेका या मैग्नीन का प्रयोग करते हैं। ध्यान में रखिएगा, अगर मैग्नीन ऑप्शन भी रहता तो वहाँ पर हम मैग्नीन को चूज कर सकते थे। तो यूरेका या मैग्नीन का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चूज करेंगे, बाकी ये सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे। 13 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बेहद महत्वपूर्ण और बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर 1800 ओम प्रतिरोध को प्रतिरोध मान में दर्शाया गया, तो इसको बदलना है। 1800 दिया हुआ है एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध, ठीक है। तो उसको हम जानते हैं कि 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम होता है, तो 1800 ओम बराबर 1.8 किलो ओम होगा। राइट ऑप्शन यहाँ ए के साथ चूज करेंगे, बाकी ऑप्शन आप ध्यान में नहीं रखिएगा, ये आसान क्वेश्चन है, बेहद ईजी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर 15 में पूछा गया है हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसका मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है अज्ञात प्रतिरोध, दूसरा ऑप्शन है अज्ञात शक्ति, तीसरा ऑप्शन है अज्ञात विद्युत और चौथा ऑप्शन है धारा अज्ञात वोल्टता। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 15 का राइट ऑप्शन जो है अज्ञात प्रतिरोध के साथ, यानी कि ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है प्रतिरोध के कलर बैंड में भूरे रंग की सहन सीमा का मान क्या होता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके
ठीक है। पहला है ±2%, दूसरा ऑप्शन है ±5%, तीसरा ऑप्शन है ±10% और चौथा ऑप्शन है ±1%, ठीक है। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 16 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ±1%, क्योंकि एक शॉर्ट ट्रिक होता है, इसका आप लोग जानते होंगे, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइट, बीबी ब्लैक ब्राउन होता है ना, तो ब्राउन जो है 1 नंबर पर होता है, इसलिए इसका ±1% हो जाएगा। और इसके अलावा थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे गोल्ड का पूछता तो 5% हो जाएगा, अगर आपसे सिल्वर का पूछता यानी कि चांदी का तो उसका 10% हो जाता है। तो ये सब पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और जब कोई कलर नहीं होता है तो ±20% होता है। इसी महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। 16 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया, चित्र में प्रदर्शित परिपथ का तुल्यांक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि जो चित्र दिया हुआ है उसका तुल्यांक प्रतिरोध क्या होगा आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 0.8 ओम, दूसरा ऑप्शन है 1.0 ओम, तीसरा ऑप्शन है 1.25 ओम और चौथा ऑप्शन है 1.50 ओम, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं जो सर्किट दिया हुआ है सभी यहाँ पर रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं ऑप्शन है। और जब पैरेलल में सर्किट जुड़ा होता है तो आप लोग जानते हैं 1/RN बराबर फार्मूला वाला यूज़ करेंगे हम, पैरेलल वाला। तो यहाँ पर ये तीनों का जो एलसीएम है 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो 10 एकम 10, तो यहाँ 1 लिखेंगे, 2 पचे 10, तो यहाँ पर 5 दूना के 10 तो 2 होगा, और 2 पचे 10 तो यहाँ पर 5 होगा। यानी कि तीनों के जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 5 8 हो जाएगा, 8/10 हो जाएगा, 1/RN बराबर 8/10। तो RN बराबर डायरेक्ट इसको हम लिखेंगे 8/10 हो रहा था, इसको पलटी कर देंगे, 10 ऊपर चल जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा जब RN बराबर लिखेंगे। तो इसको जब भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है 1.25 आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में है, ठीक है। तो 17 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नंबर 18 में पूछा गया है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड से प्रतिरोध में प्रति ओम परिवर्तन क्या कहलाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध का नियम कहलाता है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहलाता है, कि प्रतिरोध का तापमान गुणांक कहलाता है। तो अभी हम आपको ऊपर में बताए थे कि तापमान गुणांक क्या होता है, तो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन तापमान गुणांक कहलाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी के साथ चूज करेंगे। इसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। तो 18 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है कंडक्टेंस, दूसरा ऑप्शन है ससेप्टेंस, तीसरा ऑप्शन है इम्पीडेंस और चौथा ऑप्शन है रिएक्टेंस, ठीक है। तो हम चारों को बता देते हैं कि किसका क्या व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है कंडक्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम कंडक्टेंस, ससेप्टेंस का जो व्युत्क्रम होता है रिएक्टेंस होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इम्पीडेंस का जो व्युत्क्रम होता है वो एडमिटेंस होता है। ये सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 19 का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज करेंगे, इसे आप लोग अच्छी तरीक़ा से जानते हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा निष्क्रिय घटक नहीं है। तो 4 ऑप्शन इसके भी दिए हुए हैं, निष्क्रिय घटक नहीं है यानी कि वह सक्रिय घटक आपसे पूछा है। तो हम जानते हैं कि पैसिव यानी कि निष्क्रिय घटक के अंतर्गत RLC आता है, ठीक है। R से होता है रेजिस्टेंस, L जो होता है वो इंडक्टेंस होता है, और C जो होता है कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर होता है। तो संधारित्र, प्रेरक और प्रतिरोध ये तीनों जो हैं वो पैसिव एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं, जबकि डायोड जो होता है एक्टिव एलिमेंट के अंतर्गत आता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 20 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, और यह जो क्वेश्चन है इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा जो सीरीज होती है उसमें 20 से 30 क्वेश्चन होते हैं हार्डली, ताकि वीडियो आपको लंबा ना हो और आसानी से सारे क्वेश्चन को आप समझ के सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है। पहला ऑप्शन है असीमित होता है, दूसरा ऑप्शन है मेगा ओम 1 मेगा ओम होता है, तीसरा ऑप्शन है 1 ओम होता है और चौथा ऑप्शन है 0 होता है।
तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पृथ्वी का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है, राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था आप लोगों को जो इस टॉपिक से हम सॉल्व कराएं। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई डाउट होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।